श्री गुरुभ्यो ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने देखा था 51 तीसरे पाद का 51 नंबर सूत्र, और अब ये 52 नंबर 52, 53, 54, 55 4 सूत्र है इस पाद में। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। ये सूत्र कह रहा है क्षण और तत्क्रम उसके क्रम में संयम करने से विवेक का ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण तत्क्रम मानी उस क्षण का जो क्रम होता है, एक के बाद एक जो आता जाता है, उसमें संयम करने से विवेक का ज्ञान, विवेक से उत्पन्न ज्ञान होता है। तो ये बहुत सारे लोग वर्तमान क्षण की बात करते कि वर्तमान क्षण में अपने को केंद्रित करना चाहिए। वर्तमान क्षण में यदि हम केंद्रित हो जाते हैं तो हमारा ये विवेक ज्ञान पैदा हो जाता है। और अगला सूत्र है जाति देश जाति लक्षण देशी अन्यतावच्छेदा तुल्यो तथा प्रतिपत्ति। जाति लक्षण और देश अन्यतावच्छेदात, इनसे कहीं पर दो समान चीजें हों उसको हमें भेद करके जानना है कि ये उससे अलग है। तो उसमें एक तो जाति को आधार बनाते हैं, एक लक्षण को बनाते हैं, एक जाति लक्षण देश को भी बना लेते हैं। तो जाति लक्षण देश, इनसे अन्यता अवच्छेदा भिन्नता का भान होता है। जाति लक्षण अन्यता अनवच्छेदात है, मानी जाति लक्षण और देशगत भेद का उदाहरण न होने पर जो पदार्थ तुल्य रूप से प्रतीयमान होते हैं, ऐसे पदार्थों को भी भिन्नता की प्रतिपत्ति विवेक ज्ञान से हो जाती है। पीछे वाली जो सिद्धि है विवेक ज्ञान, जैसे दो चीजें हूबहू एक जैसी हो, जैसे फैक्ट्री से सिक्के निकाल करके लाए, एक ढेर लगा दिया, 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, वो एक जैसे ही होते हैं पूरी फैक्ट्री में। फिर हमने हाथ में लिए और ऐसे 2 सिक्के ऐसे फेंक दिए उस ढेर में, तो वो व्यक्ति ऐसे देखता जाएगा और उन 2 सिक्कों को बता देगा निकाल करके ये 2 सिक्के थे। तो ये मुश्किल काम तो है ही, इतने बड़े ढेर में अब एक ही जैसे हो गए हो तो सारे, लेकिन वो उसमें भी पता कर लेगा कि इसमें ये सिक्का है, ये सिक्का। जैसे हमने 2 सिक्के हाथ में लिए, दाहिने हाथ में बाएं हाथ में, वो कोई व्यक्ति ने हमारे से कहा कि मैं आपके हाथों में कोई चीज रखी है उसको मैं बता दूंगा। चुपचाप किसी ने कह दिया, अब उसके हाथ में कोई चीज रखी है उसको बताना है। और कभी कभी आंख पर पट्टी बांध देते हैं और फिर भी बता देते हैं। आंख पर तो पट्टी बांधी, हाथ में किसी ने 2 सिक्के ले लिए, बोले बताओ अब इनका क्या नंबर है। 2 नोट ले लिए, उसमें पूछ लेते हैं कि बताओ इन नोटों का क्या नंबर है। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं अस्तित्व में कि इन सब चीजों को भी बता देते हैं। जाति लक्षण देश, इनके द्वारा, जाति के द्वारा हम भेद प्रतीति कर लेते हैं कि ये घोड़ा है, ये गाय है। लक्षणों से भी अलग कर लेते हैं, ये कपिला है, ये काली है, ये चितकबरी है, ऐसा कर लेते हैं। जाति लक्षण और देश, ये इस स्थान में रखा है, ये इस स्थान में रखा है, देश से भी भिन्नता की प्रतीति कर लेते हैं। जाति लक्षण
देश ही अन्यथा अनवच्छेदात्, भिन्नता की प्रतीति न होने पर कह रहा है। जाति से भी भिन्नता भेद प्रतीति ना हो, लक्षण से भी ना हो, देश से भी ना हो, इन तीन कारणों से भेद प्रतीति ना हो तो क्या होता है, वो उत्तर दिया है। जाति लक्षण देश इन तीनों से जब प्रतीत ना हो, भेद प्रतीति ना हो, तो इसमें क्या होता है, तो बता रहे हैं। जाति लक्षण देश भिन्न अन्यता भिन्नता भेद की का अवच्छेद न होने पर, अन्यता अनवच्छेदात, भिन्नता की प्रतीति न होने पर, ततः प्रतिपत्ति, ततः मानी विवेक ज्ञान से, पहले वाले सूत्र में जो विवेक ज्ञान कहा उससे भिन्नता की प्रतीति हो जाती है। तो ये कितना विशिष्ट सिद्धि होगी, अन्यथा अनुच्छेदा तथा प्रतिपत्ति, विवेक ज्ञान से हो जाती है। मानी वो बता देगा कि जैसे दो आंवले एक स्थान पर रखा, एक इधर एक इधर, एक समान जैसे है, उसने उधर देखा तो उसने उठा करके बदल दिया स्थान, फिर बोले बताओ दाहिनी तरफ बाईं तरफ कौन कौन से आंवले हैं, पहले जो रखे थे वही है या स्थान चेंज हो गया है, और एक जैसे है, अब कैसे पता करे वो। देश से तो भेद प्रतीति हो नहीं रही, लक्षण से भी नहीं हो रही और जाति से भी नहीं हो रही। एक ही जाति की दो चीजें हों, हूबहू दो गायें हों, कोई भी दो चीज हो, तो उससे भेद प्रतीति हो जाती, नहीं होती है या हो जाती है। तो कहते हैं जाति लक्षण देश से अन्यता का अवधारण ना हो। जब जाति जो अब अन्यता का अवधारण कर देती है पक्का, लक्षण भी अन्यता का अवधारण कर देते हैं एकदम पक्का, जाति लक्षण और देश भी भेद का अवधारण कर देता है एकदम, बिना किसी रुकावट के कर देता है। जाति से भिन्नता की प्रतीति होती है, जाति एक ही हो तो भिन्नता की कैसे प्रतीति होगी। लक्षण से भिन्नता की प्रतीति होती है, लक्षण एक ही हो, वो भी कपिला गाय है, ये भी कपिला गाय है, रंग बिल्कुल हूबहू, आकृति वैसी की वैसी, तब अब कैसे कोई आदमी करेगा कि ये वो है ये वो। देश से यहाँ पर खड़ी है, एक इधर खड़ी है, तो इससे भिन्नता की प्रतीति हम कर लेते हैं, पर मतलब स्थान चेंज हो जाए तो भिन्नता प्रतीति कैसे होगी। तो ये विवेक ज्ञान से हो जाता है। और अगला सूत्र है चौवन नंबर सूत्र, तार्कम सर्व विषय सर्वथा विषय अक्रमम चेती, अक्रम ज्ञान होता है, ये विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान की और विशेषताएं बताया। तार्कम मानी स्व प्रतिबोध मनोपदेशिकम, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है, बिना किसी के उपदेश के ही होता है। तो ये एक प्रकार का ज्ञान है, तारक ज्ञान, अपनी प्रतिभा से उत्पन्न होता है, दूसरे के सहयोग के बिना ही। सर्व विषय सर्वथा विषय, सब विषयों के बारे में होता है, सब प्रकार के विषयों के बारे में होता है। अक्रमम माने एक ही साथ होता है, इसका नाम विवेक ज्ञान है। तारक माने स्व प्रतिभा से उत्पन्न अनौपदेशिक, सर्व विषय माने उसके अविषयीभूत कुछ भी नहीं होता, सर्व विषयक होता है। सर्वथा विषय अतीत अनागत और वर्तमान सभी विषयों के अवान्तर विषयों के साथ सर्वथा ज्ञान होता है। अक्रम मानी एक ही क्षण में बुद्धि में आए हुए सर्व विषयों का ग्रहण होता है, तो ये विवेक का ज्ञान कहलाता है। और आगे कहते हैं सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्व और पुरुष, सत्व मानी बुद्धि और पुरुष मानी चैतन्य, बुद्धि और पुरुष का, सत्व पुरुष है बुद्धि साम्य, उनकी
शुद्धि साम्य, यदि उन दोनों की शुद्धि की समानता हो जाए तो कैवल्य हो जाता है। मतलब सत्व जितना शुद्ध है, पुरुष भी सत्व पूरा निर्मल हो गया, सारा रजोगुण तमोगुण क्षीण हो गया, तो ऐसे सत्व के संपर्क में दूसरे व्यक्ति में रजोगुण तमोगुण था वो भी शुद्ध हो जाएगा। दो यदि हो गए तो उनके देखा देखी और दो आएंगे, तो चार हो गए, चार को देखा देखी और चार आएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 की देखा देखी और आएंगे, हर 8 16 हो गया, 16 को देखा देखी और आएंगे, 32 हो गया, और आएंगे 64 हो गया, इस तरह से और आएंगे तो 164 128। तो इस तरह से हमारे को जो बोध होता है वो अंदर से आता है। पुस्तकें तो निमित्त मात्र होती है, बोध अंदर से आता है। तो सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्व और पुरुष की जो शुद्धि की समानता है वो कैवल्य। शुद्धि मानी एकदम पवित्रता, निर्मलता, उसकी जो समानता हो जाए तो उसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य जैसी स्थिति हो जाती है। सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्यम, सत्व और पुरुष की शुद्धि की समानता होने पर कैवल्य होता है। तो 3 पाद हो गए। अब चौथे पाद में मैं प्रवेश कर रहा हूं। ये सत्व और पुरुष की शुद्धि में एक बात और पूछी जाती है, चलते चलते मैं बता देता हूं कि पुरुष जो होता है उसकी शुद्धि कैसी। बुद्धि की तो शुद्धि रजोगुण तमोगुण हटाने से हो गई। रजोगुण तमोगुण इन दोनों को यदि हमने हटा दिया तो बुद्धि निर्मल सत्व से परिपूर्ण रहेगी, निर्मल सत्व से परिपूर्ण रहेगी। लेकिन पुरुष की शुद्धि में क्या करना पड़ेगा? तो कहेंगे औपचारिक अशुद्धि। बुद्धि के कारण से जो पुरुष में औपचारिक अशुद्धि आ जाती है, उस औपचारिक अशुद्धि को शुद्ध करना ही पुरुष की शुद्धि। औपचारिक अशुद्धि क्या होती है? किसी के कारण से, उपचार से, किसी के कारण से जो अशुद्धि होगी उसको औपचारिक कहते हैं। अब औपचारिक जो अशुद्धि है वो चली जाएगी तो पुरुष तो अपने आप ही शुद्ध है। जैसे कोई स्फटिक है, स्फटिक मणि होती है, सफेद पत्थर, उसके पास लाल गुड़हल का फूल रख दिया तो वो तो लाल हो गया। जो गुड़हल का फूल है वो लाल था, इसके पास रखने से वो भी लाल हो गया। अब ये जो लाल हो गया, लाल जो पुष्प था उसके सानिध्य से जो पेपर वेट, जिसको पेपर दबाते हैं, वो उसके पास रखने से वो भी लाल हो गया। इसके लिए पुरुष की जो औपचारिक अशुद्धि है, मानी वृत्ति सारूप्य स्थिति है, प्रत्यानुपश्य स्थिति है। 3 शब्दों से एक ही बात कही है पतंजलि ने। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, और वृत्ति सारूप्य एक तो स्थिति है अशुद्धि की। वृत्तियां जैसी हैं वैसा ही दृष्टा दिखाई देता है। वृत्तियों के साक्षी रूप में दिखाई नहीं देता दृष्टा, जैसी बुद्धियां हैं वैसा ही दिखाई देने लगता है। तो जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो रजोगुण तमोगुण चला जाता है। पुरुष की शुद्धि होती है तो आरोपित जो पुरुष में अशुद्धि थी उस शुद्धि को हम हटा देते हैं। सत्व पुरुष है शुद्धि साम्य कैवल्यम। पुरुष की शुद्धि इतनी हो जाए कि कोई ये पुरुष की शुद्धि इतनी हो जाए कि वो बुद्धि के सानिध्य में भी विकार को प्राप्त न हो। बुद्धि के सानिध्य में विकार को प्राप्त हो जाता है, तो विकार को प्राप्त न हो तो उतने में ही काम
चलेगा हमारा। तो सत्व पुरुष शुद्धि साम्य, औपचारिक अशुद्धि को पुरुष की शुद्धि का है। औपचारिक अशुद्धि का हटना ही पुरुष की शुद्धि है। और सत्व बुद्धि का अशुद्धि यह है कि उसमें रजोगुण तमोगुण समाविष्ट हो गया। रजोगुण तमोगुण को यदि हम निकाल सके, हटा सके, रजोगुण तमोगुण को यदि हम हटा सके तो पुरुष की, रजोगुण तमोगुण को हटा दिया तो बुद्धि तो शुद्ध ही है। और पुरुष का जो औपचारिक है, बुद्धि जैसा रूप जो पुरुष में प्रतिबिंबित हो रहा है, बुद्धि यदि शांत है तो पुरुष में भी शांति आती है। पुरुष यदि क्रांतिकारी है, नहीं, बुद्धि यदि क्रांतिकारी है, क्रांति की बात सोच रही है, तो पुरुष भी क्रांतिकारी दिखता है। जैसी बुद्धि वैसा पुरुष। तो बुद्धि की शुद्धि होने से पुरुष शुद्ध होता है, और पुरुष में औपचारिक अशुद्धि हटने से, पुरुष में औपचारिक अशुद्धि हटने से पुरुष शुद्ध हो जाता है। और वैसा होने से, औपचारिक अशुद्धि होने से, हटने से, औपचारिक अशुद्धि हटने से जो उसके साथ रहने वाला जो बुद्धि तत्व है वो भी अशुद्ध दिखने लगता है। तो इस तरह से हमें देखना है इसको। सत्व पुरुष है शुद्धि साम्य कैवल्य। सत्व और पुरुष की शुद्धि की समानता में कैवल्य होता है। मानी पुरुष की औपचारिक अशुद्धि जब चली जाती है और बुद्धि से रजोगुण चंचलता और तमोगुण चला जाता है, तो ये पुरुष की शुद्धि है। पुरुष की शुद्धि में रजोगुण तमोगुण क्षीण होने चाहिए, और पुरुष की औपचारिक अशुद्धि जाने से वो बुद्धि जैसा शुद्ध हो जाता है, और बुद्धि में से रजोगुण तमोगुण जाने से पुरुष जैसा शुद्ध हो जाता है। बुद्धि तो पुरुष जैसी शुद्ध हो जाए, और पुरुष बुद्धि जैसा शुद्ध हो जाए। पुरुष कैसा शुद्ध हो जाए? जो अपनी औपचारिक अशुद्धि है वो तो एक तरफ हो जाए, और बुद्धि की जैसी स्थिति है वो आ जाए, वो प्राप्त हो जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुजी। जी।